यूं तो कभी अलामा इकबाल ने कहा था, जमूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। लेकिन जरा सोचिए कि तब क्या हो जब देश की सुप्रीम अदालत सीधे तौर पर मोदी सरकार से ये पूछ बैठे कि जनाब, ऐसा कैसे हो सकता है? मतदाताओं ने जिसे मत ही नहीं दिया, वो माननीय विधायक बन जाए, माननीय सांसद बन जाए। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर सोचने वाली बात है कि भारत में कहीं लोकतंत्र का मजाक तो नहीं बन रहा। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ सवाल किया बल्कि एक निर्देश भी दे दिया। पूरे मसले को, पूरे मामले को जरा विस्तार से समझने की जरूरत है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। आपकी घड़ी में 11 बज चुके हैं और ये वक्त है 11th आवर का, हमारी और आपकी मुलाकात का। और आज जब आपसे संवाद करें तो सबसे पहले आपको चंद तारीखें याद दिलाना चाहते हैं। 2 तारीखों से शुरुआत करते हैं। 4 जून 2024 की तारीख थी। इस तारीख को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे। लेकिन जब नतीजे आ रहे थे तब तमाम टेलीविजन चैनल्स ने जब नतीजे बताने की शुरुआत करी तो टैली में भारतीय जनता पार्टी के खाते में आपको एक सीट शुरू से ही नजर आई होगी। उस वक्त पे ना तो पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई थी और ना ही किसी भी सीट पर मतगणना शुरू हुई थी। लेकिन फिर भी एक सीट भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी थी। 4 जून 2024 को नतीजे आने से काफी पहले जीत चुकी थी। वो तारीख थी 22 अप्रैल 2024 की तारीख और सीट थी गुजरात के सूरत की, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो जाता है और बाकी प्रत्याशी भी अपने अपने पर्चे को वापस ले लेते हैं और इसके बाद निर्विरोध रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। लेकिन यह कोई पहला वाकया नहीं था। अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर, बीते विधानसभा चुनाव पर नजर डालेंगे तो आपको याद आएगा कि उस चुनाव में 10 प्रत्याशी ऐसे थे जो निर्विरोध रूप से चुने गए। 60 सीटों की विधानसभा है अरुणाचल प्रदेश की और 60 सीटों वाली अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में से 10 प्रत्याशी निर्विरोध रूप से चुन लिए गए। फिर क्या था? एक जनहित याचिका सुप्रीम अदालत के पास पहुंची। इस जनहित याचिका में गुहार लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा 53(2) में बदलाव किए जाएं। जरा देखा जाए इस धारा को, इसका जरा विश्लेषण किया जाए और जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाए, क्योंकि दरअसल 53(2) के माध्यम से मतदाताओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, उन्हें मतदान से वंचित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को देखा तो चुनाव आयोग से पूछ बैठा कि क्या आपको नहीं लगता कि अगर कोई प्रत्याशी अपने क्षेत्र में 10% वोट भी नहीं पाता है, उसके बाद भी वो माननीय बन जाता है, तो इस पर कुछ करना चाहिए। चुनाव आयोग का जवाब आया। जवाब हमेशा की तरह चाशनी में लपेटा हुआ या फिर कि भ्रम का जाल फैलाता हुआ। चुनाव आयोग ने कहा कि देखिए, अब तक सिर्फ और सिर्फ 9 बार ही ऐसा हुआ है जब कोई संसदीय चुनाव में निर्विरोध तौर पर जीता हो, और सूरत वाला मामला तो 12 साल बाद यह वाकया पेश आया था। लेकिन जब चुनाव आयोग 9 बार की बात कर रहा था तो आपको यह भी जान लेना चाहिए कि 1951 से लेकर अब तक, यानी कि बीते चुनाव 2024 तक, चुनाव आयोग बिल्कुल सही कह रहा था कि 9 बार ही ऐसा हुआ कि निर्विरोध तौर पर कोई प्रत्याशी जीता हो। लेकिन इस 9 बार में क्या आपको पता है प्रत्याशियों की संख्या कितनी थी? तो जवाब है 35। जी हां, 35 प्रत्याशी 1951 से अब तक निर्विरोध तौर पर चुने गए हैं। 35 सीटें ऐसी हैं अब तक की जहां पर मतदाताओं को
अलग अलग समय काल में मतदान से वंचित होना पड़ा। किसी जमाने में तो नोटा की व्यवस्था भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन निर्विरोध तौर पर 35 लोग जीते। अब कौन लोग जीते, कौन कौन लोग नहीं जीते, इसकी चर्चा को यहीं पर थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं और कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा 53(2) कहती क्या है। तो 53(2) सीधे तौर पर यह कहती है कि यदि लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या उन सीटों की संख्या के बराबर हो जिसके लिए चुनाव हो रहे हैं, तो सभी प्रत्याशियों को जीता हुआ माना जाएगा। कानूनी भाषा है, लिहाजा आपको सरल शब्दों में समझा देते हैं। मान लीजिए कि कोई एक विधानसभा है या फिर कि कोई एक लोकसभा है, एक ही सीट है और लड़ने वाले उम्मीदवार की संख्या भी वहां पर सिर्फ एक हो जाती है, तो वो उम्मीदवार जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा। सूरत में जो हुआ था वो आपके लिए हालिया घटनाक्रम है, तो लिहाजा आपको याद होगा कि किस तरीके की हाय तौबा उस वक्त पे मची हुई थी, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी के जो प्रस्तावक थे, पहले तो उनको लेकर एक विवाद खड़ा हुआ और उसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा वापस हो गया, खारिज कर दिया गया। और जब कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया तो फिर बाकी प्रत्याशियों ने एक एक करके नामांकन वापसी जिस दिन होनी थी उसी आखिरी तारीख तक अपने पर्चे वापस ले लिए और बस क्या, सूरत में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। लेकिन अब इस मसले पर क्या क्या हुआ कोर्ट में, जरा उसको विस्तार से देख लीजिए। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर यह देखिए कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या तल्ख टिप्पणी करी, क्या कड़वे सवाल मोदी सरकार से पूछ लिए। निर्विरोध चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, 10% वोट न मिलने पर क्यों भेजे संसद में। सुप्रीम कोर्ट ने निर्विरोध निर्वाचन के प्रावधान पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी प्रत्याशी को 10% मत भी न मिले तो उसे संसद क्यों भेजा जाना चाहिए। याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 53(2) को चुनौती दी गई है। इसके अलावा अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा कि निर्विरोध कैंडिडेट पर तय % वोट जरूरी होने चाहिए। पीठ ने कहा कि कुछ प्रावधान होने चाहिए ताकि उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित होने से पहले कम से कम एक निश्चित प्रतिशत वोट हासिल करना अनिवार्य हो। इसका मतलब है कि निर्विरोध जीतने के लिए भी उम्मीदवार को कुछ वोट तो मिलने ही चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने कहा कि विधानसभा चुनाव में ऐसे मामले अधिक होते हैं। इसका मतलब कि विधानसभा चुनाव में निर्विरोध जीतने वाले उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा होती है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले पर विचार करने को कहा है। जी हां, तो आपने देख लिया, सीधा सवाल, सीधे निर्देश सुप्रीम कोर्ट के जो उसने मोदी सरकार को दिए हैं। लेकिन जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात पर और जोर दिया। उसने कहा कि नोटा का विकल्प तो मौजूद है, यानी कि यदि किसी प्रत्याशी के बरक्स कोई भी नहीं खड़ा, किसी दूसरी पार्टी का उम्मीदवार या फिर कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी, उस दौरान भी नोटा का एक विकल्प तो होता ही है। ऐसे में दरअसल आखिरकार मतदाताओं को मतदान से वंचित क्यों किया जाए। हालांकि इस पर केंद्र सरकार की तरफ से जवाब आया और जवाब यह था कि सुप्रीम कोर्ट कोई नया कानून नहीं बना सकता। अगर नया कानून बनाना है तो वो जनप्रतिनिधि ही बनाएंगे, हितधारक ही बनाएंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दो टुक शब्दों में कह दिया कि हम कोई कानून नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम तो यह कह रहे हैं कि आपको कानून बनाना चाहिए, आपको इस मसले पर देखना चाहिए, आप विचार कीजिए और आप बताइए कि करना क्या है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ऐसे में मतदाताओं को मतदान से वंचित करना उचित नहीं है। और यदि कोई प्रत्याशी 10% भी वोट ना पाए, वो माननीय बन जाए, तो ये कैसे हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई में करेगा। देखना दिलचस्प होगा। तब तक मोदी जी की सरकार
क्या वाकई में इस मसले पर यानी कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा 53(2) को लेकर कोई संशोधन करती है? क्या इस पर कुछ विचार करती है? क्या सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है? और नहीं उठाया जाता तो फिर जुलाई में जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त 11 आवर में। शुक्रिया।